आज आपके लिए लाए हैं एक बेहद मनोरंजक, ज्ञानवर्धक एवं समाजोपयोगी कार्यक्रम गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत हम आपको दिखाते हैं पखवाड़े भर होने वाले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम की झलकियाँ। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम गतिविधियाँ। इस पखवाड़े मुजफ्फरपुर शहर एवं इसके आसपास कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। विगत दिनों मुजफ्फरपुर शहर के एक होटल में महान समाजवादी पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती की पूर्व संध्या पर मुजफ्फरपुर और जॉर्ज विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक प्रोफेसर बालेंद्र कुमार, पूर्व उपमेयर नगर निगम मुजफ्फरपुर विवेक कुमार, पूर्व एमएलसी गणेश भारती, रविंद्र प्रसाद सिंह, मनोज कुशवाहा, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, इंजीनियर प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार समेत काफ़ी संख्या में समाजसेवी, शिक्षाविद एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। मंचासीन अतिथियों ने सम्मिलित रूप से विधिवत दीप प्रज्वलित किया। सभी गणमान्य लोगों ने महान समाजवादी नेता पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने जॉर्ज साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा कि सादगीपूर्ण जिंदगी जीने वाले जॉर्ज साहब का मुजफ्फरपुर से बेहद लगाव था। आइए देखते हैं इन लोगों के विचार। था भले ही वह किसी जाति धर्म से थे, उसे नहीं था। उनका एकमात्र बीजेपी से जिस समय उन्होंने एनडीए का संयोजक हुआ करते थे जॉर्ज साहब, अटल जी के रिजिड में उनकी आत्मा का इतना ठोस, जो भारतीय इतिहास में जो मुजफ्फरपुर के लिए ही नहीं, वो विश्व के लेवल पर जो काम किए, हम लोग उस लड़ाई को लड़े हुए हैं। बगहा चितौनी के फूल हो, चाहे जो उनका सोच एक एक दिन एक एक बिंदुओं पर विकास के लिए सोच उनका रहता था। सरल विचार, उच्च भावना उनका था। उनकी आत्मा में हर बिंदुओं पर कण कण में ही विकास छिपा हुआ था। और एक और बात है, गॉड गिफ्ट उनमें उतना था कि भारत के इतिहास में ऐसा व्यक्ति कोई देखा ही नहीं जो गेट पर कोई बॉडीगार्ड, और बॉडीगार्ड के भी जरूरत नहीं था, और न कहीं निकलते थे तो उनकी बॉडीगार्ड और बॉडीगार्ड को रखते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर पीएचडी कर रहा था उस समय। विशेष रूप से मुजफ्फरपुर से जुड़े होने के कारण विशेष रूप से जॉर्ज फर्नांडिस को पढ़ा। आप लोगों ने तो जिया है और मुझे थोड़ा पढ़ने को भी मौका मिला। 1950 में राम मनोहर लोहिया जी के संपर्क में आए। उसके बाद में लोहिया मैं ही होके रह गया। 1963 में राम मनोहर लोहिया से पूछा उन्होंने कि हम लोग की संख्या 7 है लोकसभा में, आखिर आवाज़ मुखर होगी कैसे? तो लोहिया ने कहा, जॉर्ज, राजनीति सक्रियता से चलती है, संख्या से नहीं चलती है। और उस आवाज़ को जॉर्ज फर्नांडिस जी, संख्या कम हो अधिक हो कोई फर्क नहीं, वो प्रखर वक्ता बन के रहे और देश की सत्ता हमेशा हिलती डुलती रहे। दूसरा चीज़ मैं उनके बारे में बतलाता हूँ, क्योंकि यहाँ के बारे में मैं जब पढ़ रहा था तो उस पर एक और चीज़ बोले कि मैं जन्म लेना चाहता हूँ तो वियतनाम में लेना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं लेना चाहते हैं। वियतनाम में 30 लाख लोग कट गए, मर गए,
लेकिन अपने देश के प्रति जो निष्ठा थी, लगाव था, उसे झुके नहीं। वे उस तरह के समर्पण भाव चाहते थे। और किसान हमेशा जॉर्ज साहब के नज़दीक लिखा करते थे कि हम लोग का एक फसल बाढ़ में डूब जाता है, और उसी के संदर्भ में वह 91 में एक बैठक रखे थे मीनापुर में, और कुछ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ को बुलाए थे, और उसमें वह परिचर्चा चली थी जिसमें तय हुआ था कि एक फसल है जो बाढ़ में डूबता नहीं है, जिसका नाम है ईख गन्ना। धान खत्म हो जाता है, मक्का खत्म हो जाता है, लेकिन ईख अगर 15-20 दिन, 25 दिन, एक माह अगर पानी में डूबा हो, सिर्फ 1-2 पत्ता दिखता हो, तो वह बर्बाद नहीं होता है, बच जाता है। शुगर फैक्ट्री के बारे में उन्होंने एक विचार रखा था। जॉर्ज साहब से मेरा सौभाग्य है कि उनसे जुड़ने का मुझे बहुत दिनों तक मौका मिला। उसकी जो बातें हैं, आज की पीढ़ी को जो भी जॉर्ज के साथ है, न उन्होंने अपने ऊपर उतारा और न आज की पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी दी। मैं महज 2-3 बात ही बताना चाहूँगा। जॉर्ज को अगर एक लाइन में परिभाषित करने का काम हो तो जॉर्ज को संघर्ष से जोड़ा जाए। हर संघर्ष का नाम ही जॉर्ज फर्नांडिस। मेरा जॉर्ज के साथ संबंध हुआ 66-67 में। नीतीश जी पटना यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, मैं मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में था। हम लोग समाजवादी नियोजन सभा में थे, राष्ट्र सेवा दल में थे। उसके नाते जॉर्ज साहब, मधुली में मधु दंडवते, इन लोगों से मुलाकात हुई और मैं इस तरह से भाव विभोर हो गया कि मैंने कहा कि जॉर्ज के अलावा मुझे कोई नेता नजर नहीं आता। जॉर्ज साहब के साथ राजनीतिक दौर में मैं बहुत शामिल तो नहीं रहा हूँ, शायद मेरी पढ़ाई उस बीच में आ रही होगी, बट फिर भी मैं तिलक मैदान रोड में चूँकि मेरा निवास था और मेरे घर के आसपास ही उनकी सारी राजनीतिक शुरुआत उसी एरिया से हुई थी, तो मैं अपनी पढ़ाई, छात्र जीवन जो भी था मेरा, बट उसके अलावा जो भी समय बचता था तो मैं बहुत करीब से उनको अपने बचपन से देख रहा हूँ। 1977 में पहली बार जॉर्ज साहब जब मुजफ्फरपुर से चुनाव में खड़े हुए तो लोगों को लगा कि भाई कोई ये नाम भी है जो चुनाव में आया है, बाहर से आया है, बम्बई से आया है। और शायद जो उस समय रिक्शे पे प्रचार होता था उस पर कुछ पोस्टर लगे होते थे जॉर्ज साहब के हाथ की बेड़ी का। और छात्र छोटा, उस समय शायद मेरी उम्र 77 में रही होगी, 12-14 साल, 12-13 साल की रही होगी। तो हम लोग अपने साथी सब लोग जो थे उसके साथ घूम घूम के उस समय नारा लगाया करते थे और इतना उत्साह उसको देख के हम लोग फील करते थे। मैं 1977 से जॉर्ज जी के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, रामदयालु सिंह महाविद्यालय के हम छात्र थे, इंटर में हम लोग पढ़ रहे थे। और जब ये घोषणा है 1977 में जनता दल बना और मुजफ्फरपुर से जॉर्ज जी की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, जगह जगह दीवानों पर वो हथकड़ी लगा हुआ तस्वीर का पोस्टर लगने लगा। उसी समय से हम लोगों की का राजनीतिक उत्सुकता बढ़ी। जॉर्ज एक नेता नहीं थे, एक विचार थे, जिस विचार को हमें अपनाने की आवश्यकता है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जॉर्ज और मुजफ्फरपुर। आखिर क्या है जॉर्ज और मुजफ्फरपुर? जहां तक मैं समझता हूं, जॉर्ज फर्नांडिस का जो रिश्ता और संबंध जब मुजफ्फरपुर से बना
मुझको याद है 1977 में 74 आंदोलन में हम लोग रहे, 75 में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के दरमियान ही जॉर्ज फर्नांडिस जो देश के सबसे मुखर नेता विपक्षी हुआ करते थे, जिस व्यक्ति ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना आइडियोलॉजी मानते हुए समाजवादी विचारों से ओतप्रोत रहते हुए बंगलोर में पैदा लिए और बॉम्बे में राजनीति किया और पहली बार मुजफ्फरपुर से सांसद हुए। जो माहौल बना, जो समय बना, यहाँ के लोगों ने बिना जॉर्ज फर्नांडिस को देखे, यही मुजफ्फरपुर की संस्कृति है, यही मुजफ्फरपुर का पहचान है, यही मुजफ्फरपुर के लोगों में जो अपने अतिथियों के प्रति जो कहावत है अतिथि देवो भव, इस पहचान को बरकरार रखने का काम किया। बिना जॉर्ज फर्नांडिस साहब को देखे हुए 3 लाख से ऊपर वोट से जिताने का काम इस मुजफ्फरपुर के लोगों ने किया। इस संगोष्ठी के आयोजक वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार ने महान समाजवादी नेता के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जन्मदिन के पूर्व संध्या पर यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग मुजफ्फरपुर और जॉर्ज को लेकर परिचर्चा कर रहे हैं और इस परिचर्चा में तमाम इस शहर के राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सांस्कृतिक कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जॉर्ज साहब को भारत रत्न दिया जाए, मुजफ्फरपुर में एक सभागार जॉर्ज साहब की स्मृति में बनाया जाए, कल्याणी चौराहा जो जॉर्ज साहब का पसंदीदा चौराहा रहा है वहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित हो और हम लोग घोषणा करते हैं कि जॉर्ज साहब की स्मृति में जो जॉर्ज और मुजफ्फरपुर का जो संबंध रहा है उसको लेकर शीघ्र हम एक स्मारिका का प्रकाशन करेंगे। विगत दिनों मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित आयकर कार्यालय में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली से आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव के अवसर पर सिक्के जारी किए एवं जन समर्थ कार्यक्रम की शुरुआत की। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर वित्त विभाग के अंतर्गत आयकर विभाग एवं बैंकों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। उपस्थित लोगों ने एकाग्रचित होकर सजीव प्रसारण का अवलोकन किया। प्रस्तुत है इसकी कुछ झलकियाँ। बीते वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स उन्होंने अपने कार्य के द्वारा सही समय पर सही निर्णयों के द्वारा अपनी एक लीगेसी बनाई है, एक बेहतरीन सफर तय किया है। आप सभी इस विरासत का हिस्सा हैं। देश के सामान्य जन के जीवन को आसान बनाना हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना हो, बीते 75 वर्षों में अनेक साथियों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये आइकॉनिक वीक ऐसे हर साथी को, अतीत के ऐसे हर प्रयास को जीवंत करने का अवसर है। आजादी के अमृत काल में हम अपने इस अतीत से प्रेरित होकर
अपने प्रयासों को और बेहतर कर सके, ये इस दिशा में बहुत अच्छा कदम है। आज यहां रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस अमृत कार्य से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मोटी इकाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी का यह अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामर्थ्य भरना और नए संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का ये पल है। इसलिए आज जब हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। आप देखिए, अगर हम राष्ट्र के तौर पर देखें तो भारत ने बीते 8 वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास किया है। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बनाया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं, बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों, कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह हमारे युवा आसानी से ये तय कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टअप इंडिया लोन चाहिए। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और जब लोन लेने में आसानी होगी, कम से कम प्रक्रियाएं होगी, तो ये भी स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। ये पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। मैं जन समर्थ पोर्टल के लिए देश के युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज यहां इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज भी मौजूद हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि सारे बैंकर्स भी जन समर्थ पोर्टल को सफल बनाने के लिए, युवाओं को लोन मिलना आसान बनाने के लिए अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं।
विगत दिनों मुजफ्फरपुर शहर के एक होटल में केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्षेत्र संकार प्रभाग के 79वें दौर के सामाजिक सर्वेक्षण के लिए दिनांक 6 से 8 जून तक मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार, संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रीजनल ऑफिस मुजफ्फरपुर राजीव प्रियदर्शी, अवनीश कुमार, पर्यवेक्षक डॉक्टर SP अग्रवाल, संयुक्त निदेशक नई दिल्ली समेत मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा एवं पूर्णिया के अधिकारी एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सांख्यिकी अधिकारियों ने बारीकी से बिंदुवार संबंधित विषयों की जानकारी दी। प्रॉपर डोज, प्रॉपर टाइमिंग और ये प्रॉपर परहेज इसके साथ अगर करेंगे तो जो बीमारी वैसे 2-4 साल में ठीक होती है, इससे भी ठीक हो जाएगी और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इस लिहाज से इसको क्लब किया गया। तो 5 चीज है आयुष में: आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ। तो होम्योपैथ जो है उसके बारे में ध्यान में रखिए, वो इंडियन सिस्टम मेडिसिन नहीं है। बाकी 4 जो है इंडियन सिस्टम मेडिसिन है, होम्योपैथ हमारे यहाँ का ओरिजिन नहीं है। इसमें 2 और जोड़ दिया गया हाल में, एक नेचुरोपैथी और दूसरा सुवा रिगपा। सुवा रिगपा एक्चुअली बुद्धिस्ट ओरिजिन का चीज है। हमारे यहाँ दार्जिलिंग में, गैंगटॉक में, पहाड़ी इलाकों में, लाहौल स्पीति वगैरह में इस्तेमाल होता है, चाइना में, सोवियत यूनियन में और कई कंट्री में। इस साइड उस पर भी है, नीचे तो देखेंगे, आगे नहीं बढ़िएगा। अब एक एक समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि आपको इसको आगे पढ़ना है। आपको पढ़ाना है कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। ये योगा का पार्ट है, इसको हम यम कहते हैं, ठीक है। यम, नियम, प्रत्याहारा, उसके बाद धारणा, आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, फिर बात कर रहे थे। ये 8 पार्ट है इसका, 8 हम इसमें लिख दिए हैं। पहला पार्ट यम हुआ, मैंने आप कुछ चीज़ों से परहेज करें, झूठ नहीं बोलें, किसी को धोखा नहीं दें, चोरी नहीं करें, किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएं, यही सब पहला हुआ। दूसरा पार्ट इसका है नियम। ये नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हर एक आदमी जिस सोसाइटी में रहता है उसका एक नेचुरल रूल है, नेचुरल रूल ऑफ लाइफ। सुबह जल्दी उठिए, नियमित व्यायाम कीजिए, तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, समय पे खाना खाइए, समय पे सोइए। आज की लाइफ उल्टी है सीधे, रात बना सोने के लिए आप जगे हुए हैं। सुबह में हम 4 बजे उठ गए, दवाया करना रहे तो 8 बजे सोया हुआ है। आज भी बात हुआ मैं वही हम 8 बजे दवाया कर रहे हैं, कोई नहीं उठा आखिरकार। तो ये क्या है कि जो नेचुरल सिस्टम है लाइफ का, उससे एक समझिए। तो वो नेचुरल सिस्टम लाइफ जो उसको फॉलो कीजिएगा तो बहुत सारा बीमारी आपको होगी भी नहीं। इस सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रीजनल ऑफिस मुजफ्फरपुर के संयुक्त निदेशक राजीव प्रियदर्शी ने आंकड़ों की गुणवत्ता, सरकार की नीति निर्धारण, योजना प्रतिपादन एवं सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 29वां राउंड का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे भारतवर्ष में सैंपल सर्वे कराया जाना है और ये मंत्रालय के रीजनल ऑफिसेज के माध्यम से जो हमारे प्राइमरी वर्कर हैं, सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वो डाटा का कलेक्शन करेंगे। हम सर्वे के सारे पहलुओं पर काम करते हैं और इसमें एक शेड्यूल डेवलप करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जिसमें डाटा डेफिनीशन होता है और ये पूरे भारतवर्ष में हो रहे सर्वे में एक यूनिफॉर्मिटी उत्पन्न करता है। तो इस सिलसिले में जो रीजनल ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा रीजनल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जहां हम इंस्ट्रक्शन सेट और कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के माध्यम से हम अपने प्राइमरी जो सर्वेयर हैं उन्हें उनमें टेक्निकल स्किल बताते हैं। और जैसा कि विदित है, इस 79th राउंड में हम लोगों ने कई नए प्रयोग किए हैं। 79th राउंड का डाटा जो संग्रह होगा वो आयुष
पर केंद्रित होगा। आयुष से जुड़े विभिन्न पहलुओं, आयुष सिस्टम ऑफ मेडिकेशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का पर हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे।